Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. Student, this is lecture number 40 and this is the last lecture of Module 4, Center of Gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी बॉडी है जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है, जिस पॉइंट के ऊपर, यानी जहाँ पर उसका जो वेट है वो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख सकता है, एक बैलेंस की स्थिति में रख सकता है, उसे हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं। यानी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम शॉर्ट में सीजी कहते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो उस ऑब्जेक्ट के लिए इज द पॉइंट विच इज वेट इज, उसका जो वेट है, बॉडी का जो वेट है, किसी एक पॉइंट पर आने के बाद जो उसको बैलेंस कर देता है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A human center of gravity can change as he takes on different position। जैसे मनुष्य कोई भी होता है, अलग अलग पोजीशन लेने से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह पे आ जाती है। बट स्टूडेंट्स, किसी भी जो बॉडी होती है हमारी, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो फिक्स होती है कि वो कहाँ पे आनी है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजनरी पॉइंट इन ए बॉडी ऑफ मैटर। यानी ये एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी पॉइंट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस बॉडी का। फॉर एग्जांपल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल। अगर हम 2 डायमेंशन में XY प्लेन में एक ट्रायंगल लें तो ट्रायंगल की सेंटर ऑफ बॉडी कहाँ पे होती है? जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो इस पॉइंट पे होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ पॉइंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कर रहे हैं। तो मान लीजिए ABC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है। तो अगर हम इसका सेंटर पता करना चाहें तो इसका सेंटर हो जाता है x1 x2 x3 अपॉन 3 प्लस y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। यानी इस तरीके से हम इन फॉर्मूले से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। अगर यही फिगर 3 डायमेंशन में हो तो 3 डायमेंशन के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? एक हम z भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन हो जाएगी z1 z2 z3 अपॉन 3। लेकिन ये तब होगा, ये पॉइंट्स मैंने इसीलिए यहाँ पे रखे हैं कि अगर 3 डायमेंशन में भी है तो तब हम ये डेफिनेशन लगा सकते हैं, और अगर 2 डायमेंशन में है तो फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 को यूज़ करके x बार y बार निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन बॉडी। 2 डायमेंशन में हमारा ट्रायंगल है, और अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो एक प्लेन होता है। तो प्लेन में अगर हम 3 डायमेंशन की बॉडी निकालें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे उस बॉडी की, तो x बार y बार z बार उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। तो कंसीडर x बार y बार इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन XY प्लेन। मान लीजिए XY प्लेन के अंदर x बार y बार उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विद डेंसिटी हमें रो इक्वल्स टू दी है जो f ऑफ XY का फंक्शन है। मे भी हो सकता है स्टूडेंट ये फंक्शन कांस्टेंट के बराबर भी हो, तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो हम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, और कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन को यूज़ करते हैं। और मान लीजिए कि आपको डेंसिटी नहीं गिवन है तो फिर आप कोई कांस्टेंट लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है और डेंसिटी गिवन नहीं है तो फिर आप उस डेंसिटी को कांस्टेंट कंसीडर करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 डायमेंशन में क्या कहलाती है? x बार इक्वल्स टू रो x dx dy अपॉन रो dx dy। यानी जो नीचे मैंने लिखा है स्टूडेंट, ये हमारा ऊपर जो है वो डेंसिटी के साथ उसका वॉल्यूम होता है, सॉरी सरफेस एरिया होता है, और नीचे जो मैंने लिखा है ये मास होता है। तो अभी मैं मास की डेफिनेशन को नीचे एक्सप्लेन करूँगा। सिमिलरली वाई बार की डेफिनेशन हो जाती है सरफेस एरिया रो इंटू वाई डी एक्स डी वाई। तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में हमें वाई बार यानी वाई ऊपर आता है और उसमें एक्स ऊपर आता है। स्टूडेंट, अगर कोई फिगर हमारी, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर कोई फिगर हमारी सिमेट्रिकल हो जाती है तो उसमें x बार y बार जो भी निकल के आते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। यानी केवल x बार को निकाल दीजिए, y बार आपका x बार के जैसा ही आ जाएगा। लेकिन ये केवल तब होता है जब हमारी बॉडी सिमेट्रिकल होती है। अगर बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर x बार और y बार दोनों अलग अलग आते हैं।
वेयर ए इज द सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कंसीडर, मैंने ये मान लिया स्टूडेंट्स कि हमारे जो बॉडी है वो 3 डायमेंशन में है। वो जो डेफिनेशन मैंने आपको इससे पहले बताई वो 2 डायमेंशन की थी। अगर हमारी बॉडी 3 डायमेंशन में होती है तो 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में है, तो कंसीडर एक्स बार वाई बार जेड बार इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड प्लेन में। तो तब उस बॉडी की जो डेंसिटी होती है वो एफ ऑफ एक्स वाई जेड हो जाती है, या फिर हम कांस्टेंट रो इक्वल्स टू कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नहीं गिवन है आपको डेंसिटी, तो फिर आप कांस्टेंट लेकर के यूज़ करेंगे, कोई भी कांस्टेंट लेंगे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर डेंसिटी कोई फंक्शन की टर्म में गिवन है तो फिर उसको लेकर के हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स बार की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम इंटीग्रेशन विद रो डेंसिटी के साथ, और दिस इज द मास ऑफ द बॉडी जो नीचे मैं यूज़ कर रहा हूँ तीनों ही डेफिनेशन में। इसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर x आता है, यहाँ पर y आता है और यहाँ पर z आता है। और अगर बॉडी आपकी सिमेट्रिकल है, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर बॉडी आपकी सिमेट्रिकल होती है तो x बार y बार और z बार तीनों इक्वल ही आते हैं। और बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है, तीनों एक्सिस में सिमेट्रिक नहीं हो रही है, तो फिर उसके लिए हमें तीनों के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो हमेशा डिफरेंट आते हैं। मास ऑफ द बॉडी क्या है स्टूडेंट? मास आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th-12th क्लास से ही। द मास ऑफ द बॉडी इज इट्स इनिशिया ऑफ रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ द मोशन। जो उसके मोशन को चेंज कर देता है, इनिशिया को चेंज कर देता है, वो उसका मास कहलाता है। द मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइन एज, जो मास होता है बॉडी का वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वॉल्यूम विद डेंसिटी dv, यानी dv मतलब dx dy dz। और अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी 2 डायमेंशन में है तो m इक्वल्स टू हो जाता है सरफेस एरिया रो dx और dy। तब हम इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा तरीका है मास ऑफ द बॉडी निकालने का। मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपसे दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों को ही पूछा है, तो हम दोनों ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल नीचे रखा है, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो एक ट्रेंगुलर थिन प्लेट है, एक ट्रेंगुलर प्लेट है, ट्रेंगल के आकार की एक प्लेट है विद वर्टेक्सेस। उसके कुछ वर्टेक्सेस आपको दिए हुए हैं, वो वर्टेक्सेस क्या हैं पहले उन वर्टेक्सेस को देख लेते हैं। जो वो वर्टेक्सेस हैं वो हमारे कुछ ऐसे दिए गए हैं कि ये 0 0 है, ये 2,0 है, और जो ये पॉइंट है हमारे पास, जो पॉइंट हमें दूसरा दिया गया है वो एक्स एक्सिस पे 2 दिया है, एक्स एक्सिस पे 2 दिया है। 2 मतलब यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ये 2 हो गया है, और ये मुझे 4 तक दिया है, तो यानी ये मेरी ट्रेंगल हो गया है। तो अगर स्टूडेंट ये मैं देखूँ 2,4 है, तो अगर इसको मैं देखूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर होगी, तो मुझे मास ऑफ द प्लेट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही पता करनी है। तो इसकी अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना चाहता हूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं। मैंने ये मान लिया कि एक्स बार वाई बार इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि यहाँ पर इस एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पर इस एक्सिस पे x इक्वल्स टू 2 गिवन है, इस लाइन पे y इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर मैं इन दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन का इक्वेशन पता करूँ तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 0,0 और 2,4, यानी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज 4 अपॉन x2 माइनस x1 इज 2 इंटू x माइनस x1। यानी जो कर्व हमारे पास बना है वो y इक्वल्स टू 2x हो गया, यानी ये कर्व y इक्वल्स टू 2x गिवन है। तो यहाँ पर देखें तो लिमिट्स मेरे पास आ गई हैं, y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 2x हो गया है, और x की लिमिट 0 से 2 हो गई है। तो इस तरीके से हमें कर्व दिया हुआ है। तो कंसीडर x बार y बार आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ CG। ये CG के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो x बार की डेफिनेशन होती है, x बार की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? पहले उसने मास कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो पहले हम उसका मास कैलकुलेट कर देते हैं। तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा सरफेस एरिया रो इंटू dy dx, और रो हमें गिवन है
रो हमें गिवन है 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स। और जो लिमिट्स हमारी गिवन हैं, लिमिट्स हो जाएंगी एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 टू 2, क्योंकि मैंने अपनी जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप को वर्टिकली ले लिया है, तो मेरी एक्स की लिमिट कांस्टेंट हो जाएंगी और वाई की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 2x। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं स्टूडेंट। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 टू 2। जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पहले y, तो ये y हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट्स हमारे पास हैं 0 से 2x इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 टू 2, और जब मैं यहाँ रखूँगा तो दिस इज़ 2x और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये मेरे पास, जब मैं यहाँ रखूँगा तो 4x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 टू 2 2x और प्लस 4x स्क्वायर और डी एक्स। यानी अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है 2x की पावर 2 बाई 2 प्लस 4x की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2। यानी स्टूडेंट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ रखूँगा तो 4 हो गया, प्लस जब मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 32 अपॉन 3 हो गया है, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 44 अपॉन 3। तो दिस इज़ द मास ऑफ द बॉडी। हमने उस बॉडी का मास कैलकुलेट कर दिया है। अब हमने एक्स बार वाई बार उसके क्या माने हैं, एक्स बार वाई बार हमने उसके कोऑर्डिनेट्स माने हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो एक्स बार इक्वल्स टू होगा, एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा सरफेस एरिया रो एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन सरफेस एरिया रो डी एक्स डी वाई। तो दिस इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया की लिमिट्स हमें गिवन हैं एक्स इक्वल्स टू 0 टू 2, वाई इक्वल्स टू 0 टू 2x एंड रो इज़ 1 प्लस एक्स प्लस वाई। आप चाहें तो अलग अलग इंटीग्रेशन करके डिवाइड बाद में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को साथ साथ भी चला सकते हैं। तो इनटू डी वाई डी एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 टू 2, वाई इक्वल्स टू 0 टू 2x एंड दिस इज इंटीग्रेशन इज रो इज़ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स और प्लस वाई इंटू डी वाई एंड डी एक्स। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक आंसर मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी। इससे जो स्टूडेंट वैल्यू आने वाली है, अगर आप उस वैल्यू को देखेंगे तो जो वैल्यू इससे कैलकुलेट होकर के आएगी वो वैल्यू आती है 16/11। यानी इसको आप कैलकुलेट करेंगे और ये 16/11 आपके पास आएगा। सिमिलरली अगर आप वाई बार निकालना चाहें तो वाई बार की डेफिनेशन हो जाएगी सरफेस एरिया रो, वाई यहाँ आ जाता है डी एक्स डी वाई अपॉन में सरफेस एरिया रो इज़ रो डी एक्स डी वाई। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 टू 2, वाई इक्वल्स टू 0 से लेकर के 2x, तो यहाँ पर y इंटू होता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई एंड डी एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 टू 2, वाई इक्वल्स टू 0 टू 2x, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स। स्टूडेंट अगर आप देखें तो नीचे की वैल्यू तो मैंने दोनों में ही कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि मास ऑफ दी बॉडी में 44/3 निकाल चुका हूँ। तो नीचे तो आप इस वैल्यू को डायरेक्टली रख सकते हैं, ऊपर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे और ये जो वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट ये 18/11 आती है। क्योंकि ये बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए एक्स बार वाई बार दोनों अलग अलग आए। अगर ये बॉडी सिमेट्रिकल होती तो फिर ये आपके एक्स बार वाई बार कॉमन भी आ जाते। अब आपके मन में चल रहा होगा कि बॉडी अगर सिमेट्रिकल है तो किस तरीके से दिखाई देगी, तो मैंने एक और एग्जांपल लिया है स्टूडेंट। इसमें अगर आप देखें तो बॉडी हमारी सिमेट्रिकल है।
क्योंकि जिस तरीके से एक्स बिहेव कर रहा है उसी तरीके से वाई भी बिहेव कर रहा है, तो बॉडी हमारी सिमेट्रिकल है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। इसको अगर हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो उसने ये कहा है कि फाइंड द मास ऑफ द प्लेट, आपको उसका मास पता करना है। इन द शेप ऑफ द कर्व दिस इज डेंसिटी बीइंग गिवन बाय दिस, उसकी डेंसिटी ये गिवन है। तो आपको केवल मास कैलकुलेट करना है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालनी है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल आपको मास कैलकुलेट करना है। तो मैंने ये लेट कर लिया कि लेट मास की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि सरफेस एरिया रो डी एक्स और डी वाई, या फिर डी वाई डी एक्स। तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा सरफेस एरिया, रो मुझे गिवन है म्यू एक्स वाई, म्यू मेरा कांस्टेंट है, इंटू डी वाई डी एक्स और डी एक्स और डी वाई। बट स्टूडेंट आप देखें तो लिमिट्स मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल काम है। उसको अगर लिमिट से मैं सॉल्व करूंगा, तो मैंने इंटीग्रेशन के बहुत सारे तरीके पढ़ लिए थे, लेकिन अगर मैं लिमिट्स इसकी कैलकुलेट करता हूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं ड्रिचलेट का यूज़ करूंगा। तो ड्रिचलेट में आपने क्या समझा था वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो x अपॉन ए अपॉन 2/3 है, इसको मैं u के बराबर लेट कर लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा a u⁴/2। तो फिर dx इक्वल्स टू हो जाएगा 3a/2 u⁴1/2 और du। सिमिलरली ये जो y अपॉन बी है अपॉन 2/3 की पावर 2/3 इज v, इसको मैं v लेट कर लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा bv की पावर 3/2, यानी dy इक्वल्स टू हो जाएगा 3b/2 v⁴1/2 एंड dv। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है। मैं ये सारी वैल्यू जो मैंने निकाली हैं अभी, ये मैं अपने इस इंटीग्रेशन में रख देता हूँ। तो जो मास की डेफिनेशन है अब वो कुछ इस तरीके से बदल जाएगी कि सरफेस इंटीग्रेशन म्यू मेरे पास कांस्टेंट है, अभी मैं यहीं रख लेता हूँ। x की वैल्यू मेरे पास है a u⁴3/2, मेरे पास dx भी है, dx की वैल्यू मेरे पास y भी है b v⁴3/2 इंटू डी की वैल्यू है 3a/2 u⁴1/2 और 3b/2 v⁴1/2 du एंड dv। साथ में मेरी कंडीशन हो गई है u + v इक्वल्स टू 1। बट जो डिरिचलेट की कंडीशन है वो केवल और केवल u > 0 v > 0 पर ही काम करेगी। तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने क्या किया कि जो मास ऑफ द बॉडी है, ध्यान देना मेरी बात पर, क्योंकि जो मेरा कर्व है वो u > v > 0 पर करेगा, यहाँ पर है नहीं, यानी वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही केवल काम करेगा। यहाँ मेरे पास अभी पॉजिटिव क्वाड्रेंट बना हुआ नहीं है, वो पूरे का वॉल्यूम दे रहा है अभी, तो इसीलिए मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो u है कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। a यहाँ पर भी है, तो 3/2 यानी a² 3/2 मैंने कॉमन ले लिया, और 3/2 b² भी मैंने कॉमन ले लिया है। तो जो कांस्टेंट थे मैंने सब बाहर निकाल दिए, 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब जो ये सरफेस इंटीग्रेशन है ये बराबर हो जाएगा u⁴3/2 और 1/2। 3/2 1/2 कितना हो गया, 4/2 यानी 2 हो गया है, और v की पावर भी 2 हो जाएगी, du और dv। अब साथ में कंडीशन हो गई है u + v = 1 एंड u इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो स्टूडेंट चूंकि मास ऑफ द बॉडी मुझे कैलकुलेट करना था, तो ये मेरे पास 2 × 4 कैंसिल हो गया, यानी ये म्यू 9a² मुझे मिलेगा, और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन में u की पावर 3 - 1 v⁴3 - 1 du और dv, और साथ में कंडीशन बनेगी u + v = 1, u इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी अब मैं अगर ये कंडीशन लगाऊं तो 9 म्यू a² v², डिरिचलेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो गामा 3 अपॉन गामा 3 + 3 + 1, यानी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 म्यू a² b², ऊपर से मेरे पास 4 आ जाएगा, और नीचे से मेरे पास आएगा 3 और 3 6 और 1 7 फैक्टोरियल 6।
तो फैक्टोरियल 6 आ गया है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और इसको फिर सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट मास ऑफ द बॉडी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम निकालनी चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया है स्टूडेंट, हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। सॉलिड फॉर्म कोई दी गई है जो पॉजिटिव ऑक्टेंट में है, स्पेयर दिया है आपको। स्पेयर को अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल है स्टूडेंट, और जब हमारी बॉडी सिमेट्रिकल होती है तो सिमेट्रिकल में हम ये कह सकते हैं कि एक्स बार, वाई बार और जेड बार जो हैं वो इक्वल ही आते हैं। तो केवल मुझे एक ही कैलकुलेट करना होगा और उसी से मेरी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो यानी मैंने स्टूडेंट ये कंसीडर किया, सिंस एक्स बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज ए स्पेयर and it is symmetrical. So x बार इक्वल वाई बार इक्वल जेड बार, यानी ये कर्व सिमेट्रिकल है इसलिए ये बराबर होंगे। तो x बार की डेफिनेशन मैं जानता हूँ कि x बार क्या होता है। नाउ x बार इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड। अब जो भी मुझे सॉल्व करना है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन साथ में फिर वही कंडीशंस, क्योंकि लिमिट्स मुझे निकालनी पड़ेंगी। तो लिमिट्स के लिए अगर मैं स्टूडेंट देखूँ तो ध्यान से देखिए आप, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। जेड इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा है तो पॉजिटिव ऑक्टेंट की ही बात कर रहा है। 0 0 गिवन भी हैं। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मैंने लेट किया कि ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको यू मान लेता हूँ, यानी x इक्वल्स टू ए यू टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। ये जो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको मैं v मान लेता हूँ, यानी y इक्वल्स टू ए वी टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली जो जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको मैं w मान लेता हूँ, यानी z इक्वल्स टू ए डब्लू टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। यानी अगर मैं dx निकालना चाहूँ तो a/2 u टू दी पावर -1/2 और du हो जाएगा। dy को अगर कैलकुलेट करें तो a/2 v टू दी पावर -1/2 dv हो जाएगा और dz इक्वल्स टू a/2 w की पावर -1/2 dw हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं जो भी आपको डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि इक्वल ही हैं सब, सिमेट्रिकल है कर्व। तो एक्स बार वाई बार की डेफिनेशन मैं यहाँ लगा देता हूँ। स्टूडेंट दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपको समझ रहे कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन में वहाँ पे क्या है। तो इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इज मेरे पास गिवन है म्यू एक्स वाई जेड, यानी म्यू एक्स वाई जेड, और एक्स की वैल्यू है ए यू टू दी पावर 1/2, ए वी टू दी पावर 1/2, ए डब्लू टू दी पावर 1/2, डी एक्स डी वाई डी जेड, यानी एक अभी एक्स और बाकी है तो उस एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी ए यू टू दी पावर 1/2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखूँगा तो a/2 यू टू दी पावर -1/2, a/2 वी टू दी पावर -1/2, a/2 डब्लू टू दी पावर -1/2 डी यू डी वी एंड डी डब्लू। तो ये तो मैंने ऊपर वॉल्यूम के लिए डेफिनेशन लगा दी है। अब मैं स्टूडेंट अगर देखूँ तो मुझे नीचे जो डेफिनेशन चाहिए वो मुझे चाहिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ही। रो की डेफिनेशन मेरे पास है, रो की है म्यू एक्स वाई जेड, यानी म्यू तो कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए ए यू टू दी पावर 1/2, ए वी टू दी पावर 1/2, ए डब्लू टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड भी मुझे चाहिए। तो a/2 यू टू दी पावर -1/2, a/2 वी टू दी पावर 1/2 माइनस में a/2 डब्लू टू दी पावर माइनस में 1/2 डी यू डी वी एंड डी डब्लू। तो इस तरीके से मैंने
वैल्यू को रख दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जो कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, यानी इक्वल्स टू में ये कुछ इस तरीके से आएगा। म्यू यहाँ पर आ रहा है, ए को देखूँ तो एक ए ये है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ए की पावर 7 हो जाएगा। बाई 2 को देखूँ तो बाई 8 हो जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन, u की पावर को अगर देखें तो u की पावर, एक u ये है, एक u ये है, तो 1, यानी u की पावर 1/2 हो गया है। और v की पावर को देखें तो v की पावर 0 हो गई है, w की पावर 0 हो गई है, और साथ में हुआ du dv एंड dw। नीचे को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे वाले को देखें तो इसमें भी म्यू कॉमन आएगा। ए की पावर अगर देखें तो ए की पावर 6 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जी, ए की पावर 6 आनी चाहिए, तो ए की पावर 6 आ गई। अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो गया अपॉन में फिर से। तो ये फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसमें अगर आप देखेंगे तो यू की पावर सारी कोई नहीं बचेगी, केवल बचेगा आपको डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 पावर भी कैंसिल हो जाएंगी, एक ए बचेगा केवल। और इसमें अगर आप देखें तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि डिरिचलेट आपको लगाना है, तो डिरिचलेट की डेफिनेशन हो जाएगी 3/2 - 1 वी की पावर 1 - 1 डब्ल्यू की पावर 1 - 1 डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू अपॉन में। नीचे वाले को देखें तो उसमें भी क्योंकि आपको डिरिचलेट लगाना है, तो वो हो जाएगा u की पावर u - 1 1 - 1 v की पावर 1 - 1 w की पावर 1 - 1 डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। और साथ में जो हमारी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस मैं लिख देता हूँ, u + v + w बराबर 1 चल रहा है, और u v और w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चल रही है, यानी डिरिचलेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसलिए हमारा जो x बार है वो कितना आएगा, a इंटू गामा 3/2 गामा 1/2 सॉरी गामा 1 अपॉन में गामा 3/2 + 1 + 1 + 1। और अगर हम नीचे देखें तो गामा 1 अपॉन गामा 1 + 1 + 1 + 1, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा गामा 3/2 हो जाएगा a 1/2 √π अपॉन 3/2, और ये 1 + 1 + 1 3 3 3 दूनी 6 और 3 9, यानी गामा में 9/2 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा नीचे 1 और ये ऊपर चला जाएगा 1 2 3 4, यानी गामा 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a/2 √π अपॉन 7/2 5/2 3/2 1/2 और √π, और ऊपर हो जाएगा 3 × 2। तो पूरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बार इक्वल्स टू जो आपके पास आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 16a अपॉन 35। और चूँकि सिंस द बॉडी इज सिमेट्रिकल, सो y बार भी होगा 16a अपॉन 35 और z बार भी होगा 16 अपॉन 35। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने नोट्स में रखे हैं, तो आप नोट्स पर जाइए और वहाँ पर और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।